हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपी सिंह अकेडमी चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम सोनू कुमार है। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इस चैनल के माध्यम से फ्री में बैच लॉन्च किया गया था, जो कि कंप्लीट हिंदी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है। और ऑलरेडी हम लोग 4-5 टॉपिक क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि एग्ज़ाम डेट दोस्तों कभी भी आपको मिल सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप अपनी तैयारी जो है ना तेज़ी से करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आप सोचेंगे कि जब एग्ज़ाम डेट मिल जाएगा तब तैयारी करेंगे, तो ये सही ना है। उस तरह से आपको सफलता नहीं मिल पाएगा जब तक आप पहले से तैयारी नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आज क्रिया पर चर्चा करेंगे। संज्ञा सर्वनाम हो गया है, आज क्रिया टॉपिक को लिया गया है। यहाँ लिखा गया है दोस्तों, बचे दिनों में तैयारी कैसे करें। तो इस बात को जरूर आप देखें। इस पे वीडियो हमने बनाया है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। चलिए क्रिया पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये पीडीएफ जो होगा आपको, देखिए एकदम पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से पीडीएफ आपको मिलेगा। और ये सारा पीडीएफ क्या करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कहते हैं कि इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए। पीडीएफ निकलवा के आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए क्रिया पर चर्चा करें हम। क्रिया क्या है, देखिए सबसे पहले क्रिया क्या है, यानी क्रिया की परिभाषा क्या है। तो याद रखिएगा, जिस शब्दों के द्वारा क्या होता है, जिस शब्दों के द्वारा किसी काम का होना या करना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि क्रिया के भेद कितने हैं। ठीक है, क्रिया के भेद कितने हैं। तो याद रखिएगा, क्रिया के अगर भेद पूछेगा, मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद हैं। अब बनाते रहिए मेरे साथ डायग्राम, देखिए कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, पहले नंबर पर लिखिएगा मूल क्रिया। पहले नंबर पर क्या लिखिएगा, मूल क्रिया, जिसे क्या बोलते हैं, धातु क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु क्रिया भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर लिखिए क्या, यौगिक क्रिया। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। देखिए, यौगिक क्रिया कितने भेद हैं अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 3। कौन कौन से, एक होता है कर्म के आधार पर। क्या होता है, कर्म के आधार पर। और दूसरा जो होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तीसरा याद रखिएगा अन्य क्रिया। ठीक ना, क्या, अन्य क्रिया। बस समझ आ गया। यौगिक क्रिया कितने भेद है, 3। कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और अन्य क्रिया। अब पूछेगा कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा 2। कौन कौन से, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और क्या है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। ठीक है, कौन कौन से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा अर्थ के आधार पे भी क्रिया कितने भेद हैं, तो 2। कौन कौन से, तो याद रखिएगा क्रियार्थक संज्ञा, उसके बाद याद रखिएगा ऋणार्थक क्रिया। ऋणार्थक क्रिया। ऋणार्थक क्रिया कितने भेद है बच्चे, तो 2 याद रखिएगा। कौन कौन से, प्रथम ऋणार्थक क्रिया, प्रथम ऋणार्थक क्रिया और याद रखिएगा द्वितीय परार्थक क्रिया।
क्या याद रखिएगा, द्वितीय प्रणार्थक क्रिया, ठीक ना। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, कौन कौन से। एक कर्मक क्रिया, क्या होता है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। क्या होता है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अन्य क्रिया कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। कौन कौन से, तो पूर्वकालिक क्रिया, क्या याद रखिएगा, पूर्वकालिक क्रिया, उसके बाद से संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, क्रिया, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद याद रखिएगा नाम धातु क्रिया, उसके बाद याद रखिएगा कालवाचक क्रिया, कालवाचक क्रिया, ठीक है। क्या याद रखना है कि क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, तो 2, यानी मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया कितने भेद है बच्चे, तो 3। कौन कौन से, कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और अन्य क्रिया। पूछेगा कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद हैं, तो 2। कौन कौन से, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कितने भेद हैं, तो 2। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अर्थ के आधार पर पूछेगा तो 2, क्रियार्थक संज्ञा और परार्थक क्रिया। परार्थक क्रिया के भी कितने बच्चे भेद हैं, तो 2। कौन कौन से, प्रथम परार्थक क्रिया और द्वितीय परार्थक क्रिया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अन्य क्रिया कितने भेद हैं, अन्य क्रिया कितने भेद हैं बच्चे, तो याद रखिएगा अन्य क्रिया का पूछेगा तो याद रखिए कितने हैं, 5। कौन कौन से, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कालवाचक क्रिया, ठीक ना। अब देखिए जो यहाँ पे देख रहे हैं आप संयुक्त क्रिया, इसके भी कितने भेद हैं, 10। कितने भेद हैं, 10। उम्मीद करते हैं कि ये बात जितना मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक ना, कि क्रिया कितने भेद हैं, कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो ये सभी बात याद रखिएगा। ये सभी का PDF आपको मिल जाएगा। मैं तो यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि बता दूँ, उसके बाद आपको जब PDF के माध्यम से बताऊँ तो आपके दिमाग में सब क्या हो, बस जाए। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्रिया किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्दों के द्वारा किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जिस शब्दों के द्वारा किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गाना, बजाना, रोना, सोना, पीना, दौड़ना और आदि। अपने जीवन में जो भी काम करते हो ना सभी क्या है, क्रियाएं हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं, तो देखिएगा क्रिया का मूल रूप, यानी क्रिया का मूल रूप, जिस रूप से क्रिया जन्म लेती है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जिस रूप से क्रिया जन्म लेती है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ये जितना आपने लिखा है ना, जैसे मान लिखा आपने क्या, पीना, अगर यहाँ से ना हटा देंगे ना तो ये अब क्या हो जाएगा, ये धातु बन जाएगा। जैसे लिखा है दौड़ना, ठीक ना, क्या लिखा है, दौड़ना, अगर यहाँ से ना गायब कर देंगे ना तो क्या बन जाएगा, धातु बन जाएगा। इसीलिए कहा गया ना कि क्रिया का मूल रूप, जिस रूप में क्रिया जन्म लेती है उसे क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। यानी धातु से क्या होता है, क्रियापद का निर्माण होता है। चलिए उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चर्चा करें। यहाँ पे देखिए क्रिया के भेद, क्रिया के भेद मुख्य रूप से कितने बच्चे, तो याद रखिएगा मुख्य रूप से 2, ठीक ना। कौन, मूल क्रिया और मूल क्रिया, उसके बाद क्या, यौगिक क्रिया। अब यौगिक क्रिया कितने भेद बच्चे, तो 3। याद रखिए कौन कौन से, कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और अन्य क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, तो याद रखिएगा 2। अर्थ के आधार पर क्रिया कितने भेद हैं, तो 2। अन्य क्रिया कितने भेद बच्चे, तो 5 याद रखिएगा।
ठीक ना। अन्य क्रिया कितना भेद है? 5। याद रखिएगा, यही लिख लीजिए, इसका नाम मैं तो लिखा था फिर भी लिख लीजिए। पूर्वकालिक क्रिया, क्या? पूर्वकालिक क्रिया ठीक ना, पूर्वकालिक क्रिया ठीक है। उसके बाद से संयुक्त क्रिया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे चल के। उसके बाद क्या होता है? सहायक क्रिया, उसके बाद नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, उसके बाद लिखिएगा कालवाचक क्रिया, कालवाचक क्रिया। ठीक है, बात समझ आ गया? उम्मीद करते हैं कि ये बात जो मैं बोल रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, कर्म के आधार पर दो कौन कौन से हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक, अर्थ के आधार पे कौन है भेद इनके, याद रखिएगा। यानी क्रियार्थक संज्ञा लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्रियार्थक संज्ञा, उसके बाद से प्रणार्थक क्रिया। ठीक ना। चलिए अब देखिए, ये प्रणार्थक क्रिया कितने भेद होते हैं? तो 2। एक होता है प्रथम प्रणार्थक क्रिया और दूसरा होता है द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। और सकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं? तो 2, इसका भी याद रखिएगा। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। ठीक ना। सकर्मक क्रिया कितने भेद हैं? तो 2। कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये बात जो है आपके दिमाग में छप रहा होगा। चलिए, और उसके बाद देखिए अन्य क्रिया, जो मैं बता रहा था आप लोग को, अन्य क्रिया के देखिए अन्य क्रिया कितने भेद हैं? तो मैं 5 बताया था आप लोग से। अन्य क्रिया कितने भेद हैं? तो 5। कौन कौन से? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पूर्वकालिक क्रिया, उसके बाद संयुक्त क्रिया, उसके बाद क्या है? सहायक क्रिया, उसके बाद से नाम धातु क्रिया लिखिएगा, गलत टाइपिंग हो गया, नाम धातु क्रिया। ठीक है, उसके बाद से कालवाचक क्रिया। अब देखेंगे कि जो संयुक्त क्रिया है इसके कितने भेद है बच्चे? तो 10। कौन कौन से? नीचे बोधक क्रिया, शक्ति बोधक क्रिया, परतंत्रा बोधक क्रिया, आरंभ बोधक क्रिया, एकार्थक बोधक क्रिया, उसके बाद से तत्काल बोधक क्रिया, इच्छा बोधक क्रिया, समाप्ति बोधक क्रिया, नित्याबोधक क्रिया और अवकाश बोधक क्रिया। ठीक ना। इस तरह से गिन लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए, 10 हो गया होगा। ठीक ना। इस तरह से कितने भेद हैं? 10। तो ये बात आप जो है अच्छी तरह से समझें कि एक बार हिंदी पढ़ें, उसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। पूरे YouTube को बता रहा हूँ कि आपको इस तरह से PDF नहीं मिला होगा, जितना मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा हूँ जो आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सके और आप ना कर पाओ। ठीक ना। इसका अगर PDF चाहते हो आप, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें अगर अच्छा लगता है मेहनत तो। नहीं लगता है तो खैर आपकी मर्जी, हाँ, स्वतंत्र हो आर्टिकल 19 के तहत। अब देखिए मूल क्रिया, यानी क्रिया का क्या किए हम लोग? क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद पड़े। एक होता है मूल क्रिया और दूसरा क्या है? यौगिक क्रिया। मूल क्रिया को क्या कहते हैं बच्चे? धातु कहते हैं। और यहाँ पुलिस में क्वेश्चन बना था और इसको जरूर याद रखिएगा 2018 के एग्जाम में। अब पूछता है भैया कि मूल क्रिया आखिर है क्या, धातु किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बच्चे? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु से क्या होता है? क्रियापद का निर्माण होता है। धातु से क्या होता है? क्रियापद का निर्माण होता है। यह धातु क्या होती है? स्वतंत्र होती है और किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। कौन? धातु। ठीक ना, याद रखिएगा। कौन? जिनको मूल क्रिया कहते हैं, जिनको धातु कहते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये है धातु और ये है क्रिया। यानी देखिए क्रिया कैसे निर्माण हुआ है, यानी चल है तो क्या हो जाएगा? चलना, पढ़ है तो क्या हो जाएगा? पढ़ना, दौड़ है तो क्या हो जाएगा बच्चे? दौड़ना। तो इस तरह से क्या बना सकते हो आप लोग? धातु से क्रिया का निर्माण कर सकते हो। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब देखेंगे यौगिक क्रिया किसे कहते हैं। यौगिक क्रिया किसे कहेंगे?
तो वह क्रिया जो संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जो संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं बच्चे? यौगिक क्रिया कहते हैं। यौगिक क्रिया कितने भेद हैं? तो 3। कौन कौन से? तो कर्म के आधार पे और अर्थ के आधार पे और अन्य क्रिया। ठीक है। अब कर्म के आधार पर कितने भेद हैं? तो 2 मैं बता चुका हूं, पहले ही क्लास में बता दिया था। कर्म के आधार पे 2 हैं। कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पे क्रिया कितने भेद हैं? 2। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा क्या होता है भैया? अकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक क्रिया कहेंगे जिस क्रिया का कर्म होता है, यानी जिस क्रिया का कर्म होता है अथवा जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया का कर्म होता है अथवा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। पहचान क्या है देखिएगा, क्रिया के साथ क्या, किसको, कौन लगाकर प्रश्न पूछते हैं। अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो कौन सी क्रिया होगी बच्चे? अकर्मक क्रिया होगी। इस बात को जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि क्रिया के साथ क्या करते हैं? क्या, कौन, किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। जैसे देखिए यहाँ पे बच्चा रोटी खाता है, अब यहाँ क्या लगाकर प्रश्न करिए? क्या खाता है? यहाँ क्या खाता है बताइए? तो रोटी खाता है। मिल गया आपको जवाब। ये देखिए मोहन किताब पढ़ता है, ये गलत हो गया है, पढ़ता है। इसके साथ क्या लगाकर प्रश्न करिए? क्या पढ़ता है भैया? तो किताब पढ़ता है। आपका आंसर मिल गया। तो यहाँ कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। चलिए अब आगे चर्चा करेंगे। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। यहां पर देखिए ये गलत हो गया है। एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया और क्या है? द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया याद रखिएगा, ठीक ना। जैसे यहां पे भी देखिए एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक मिनट रुक जाइएगा। सकर्मक क्रिया ये 2, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कर्मक क्रिया क्या होगी और द्विकर्मक क्रिया क्या होगी। चलिए आप इसको, लग रहा है पीडीएफ में कुछ गलत है, ठीक ना। एक कर्मक क्रिया का एग्जाम्पल लिख लीजिए और द्विकर्मक क्रिया का। नहीं, चलिए ठीक चलिए। अब यहां पे बी हो जाता है अकर्मक क्रिया, सही है। यहां क्या हो जाता है? बी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की चर्चा कर लिए। सकर्मक क्रिया कितने भेद हैं? 2, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है, जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है अथवा जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना होकर कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं बच्चे? अकर्मक क्रिया कहते हैं। याद रखिए डिफिनेशन क्या है? जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है अथवा जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना होकर कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अब इसके साथ क्या, किसको और कौन लगा कर प्रश्न करेंगे तो यहाँ पे कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि किस पे पड़ेगा? कर्ता पे पड़ेगा। देखिए घोड़ा मैदान में दौड़ता है, कौन दौड़ता है? प्रश्न करिए, कौन दौड़ता है? तो याद रखिएगा कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कौन उड़ते हैं? तो याद रखिएगा पक्षी जो है आकाश में उड़ते हैं।
तो इस तरह से कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये बात जो है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, 2। याद रखिएगा, अर्थ के आधार पर क्रिया कितने भेद हैं, तो 2, क्रियार्थक संज्ञा और प्रणार्थक क्रिया। क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर, जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा के भांति व्यवहार करने लगती है, उसी क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पे आकर संज्ञा के भांति व्यवहार करने लगती है, उसी क्या बोलते हैं बच्चे, क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं। जैसे आप देखिए, टहलाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यानी क्या है, टहलाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे होना चाहिए क्या, संज्ञा, लेकिन ये इसके जगह पर कौन सा आ गई, क्रिया। ठीक ना, इसी के स्थान पे किसका प्रयोग कर लिया गया, क्रिया का प्रयोग कर लिया गया। यहाँ देखिए, सुबह में दौड़ना, ये क्या है, ये क्रिया है। सुबह में दौड़ना क्या है बच्चे, शरीर के लिए अच्छा होता है। ठीक ना, तो इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल याद रखें और परिभाषा को भी याद रखें। चलिए आगे चर्चा करें। अब देखिए, अब दूसरा जो हो जाता है प्रणार्थक क्रिया, किसे कहेंगे। अब देखिए, प्रणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, ये दूसरा नंबर पे हो जाएगा। वह क्रिया, ये गलत हो गया है, वह क्रिया जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, उसे प्रणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि वह क्रिया जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, उसे क्या कहेंगे, प्रणार्थक क्रिया कहेंगे। इसके भी कितने अंग होते हैं, 2 होते हैं, या भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। प्रथम प्रणार्थक क्रिया क्या होता है, प्रथम प्रणार्थक क्रिया, जो क्रिया सामने वाले व्यक्ति से कराई जाए उसे प्रथम प्रणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कहने मतलब हम हो गए, एक विद्यार्थी हो गया, मैं जो काम कराता हूँ मतलब कह कर के ऐसा करो, तो क्या उनसे क्रिया हो जाएगा, प्रथम प्रणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जैसे माँ आज खाने में चावल बनाना, यानी बच्चा जो है अपनी माँ से बोलता है कि माँ जो है आज खाने में चावल बनाना, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी बच्चे, तो प्रथम प्रणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक ना, इसका पहचान याद रखिएगा, यह क्रिया धातु में आना लाना जोड़कर बनाई जाती है। ठीक ना, ठीक ना, आना वाना होगा, यहाँ पे आना वाना जोड़कर बनाई जाती है। तो जब भी ये कहीं मिल जाए तो आप याद रखिएगा, जैसे माँ आज खाने में चावल बनवाना, ठीक है, तो आ गया ना यहाँ पे, तो देखिए इसकी पहचान के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, क्वेश्चन लगा लोगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है, द्वितीय प्रणार्थक क्रिया, क्या है, सॉरी, द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। ठीक ना, द्वितीय प्रणार्थक क्रिया याद रखिएगा, किसे कहते हैं, जो क्रिया किसी तीसरे व्यक्ति से कराई जाए उसे द्वितीय प्रणार्थक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया किसी तीसरे व्यक्ति से कराई जाए उसे द्वितीय प्रणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ, क्या लिखा बच्चे, माँ आज खाने में चावल बनवाना, क्या होना, माँ आज खाने में चावल बनवाना। जैसे कि कोई बच्चा है अपनी माँ से कहता है कि माँ आज खाने में क्या करना, चावल बनवाना, यानी किसी तीसरे व्यक्ति को इंडिकेट यहाँ किया जा रहा है। याद रखना, यह क्रिया धातु में वाना जोड़कर बनाई जाती है, जैसे आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, पहचान याद रखिएगा। ठीक, अब आगे चर्चा करेंगे हम कि इस देखिए कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे आपसे पूछा जाता है, जो हमने बताया है कि वाना और लाना जोड़ के कैसे बनाया जाता है। देखिए, ये मूल क्रिया हो गई, मतलब धातु हो गया मूल, ठीक है, इसको उठ खा दी। अब इससे क्या बना है, अब उठ से क्या बना है, प्रथम प्रार्थक क्रिया क्या हो जाएगा, उठाना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उठवाना, यानी द्वितीय प्रार्थक क्रिया काम हो रहा है। यहाँ पे खा से क्या हो जाएगा बच्चे, खिलाना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, खिलवाना, यानी द्वितीय प्रार्थक क्रिया हो गया। यहाँ पे दी से क्या होगा बच्चे, दिलाना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, दिलवाना। तो देखो आपको पहचान मिल रहा होगा और आसानी से क्या कर सकते हो, आप पहचान सकते हो। देखो यहाँ पे, और यहाँ पे लाना होगा। ठीक है, चलिए
अब आगे चर्चा करेंगे अन्य क्रिया के भेद। अन्य क्रिया कितने भेद हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अन्य क्रिया कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। और ये अन्य क्रिया के 5 भेद कौन कौन से हैं आपको मैं शुरू में ही बताया था। और याद रखिएगा, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कालवाचक क्रिया। अब ये संयुक्त क्रिया क्या होंगे बच्चे, 10 भेद पर हम लोग चर्चा करेंगे और बताऊंगा कि 10 भेद कौन कौन से हैं और कौन कौन से ना हैं। तो सबसे पहले पूर्वकालिक क्रिया पर चर्चा कर लें हम लोग। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को करके, याद रखिएगा इस पॉइंट को, जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को करके, एक क्रिया को समाप्त, सॉरी, जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसका पहचान याद रखिएगा, यानी क्रिया के साथ क्या होगा, यानी क्रिया के साथ क्या लगा होगा, कर मिलेगा। अगर क्रिया के साथ कहीं भी कर लगा होगा तो आप कौन सी क्रिया लगाएंगे, पूर्वकालिक क्रिया लगाएंगे। जैसे राजीव खाना खाकर सो गया, देखिए यहाँ मिल गया, जहां भी कर मिल जाए आपको मारना है पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दीपू नहाकर, यहाँ मिल गया, स्कूल जाता था, दीपू नहाकर स्कूल जाता था, तो यहाँ मिल गया कर, तो यानी दोनों जगह देखिए मिल गया। और इस पहचान से क्या करोगे, आसानी से करके चले जाओगे। यहाँ से क्वेश्चन एक आया था उत्तर प्रदेश पुलिस में, याद रखिएगा। चलिए अब चर्चा करें किस पे, संयुक्त क्रिया। इसके कितने भेद हैं, 10 हैं और 10 पे चर्चा करेंगे। किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बना नया, अरे यार क्या लिख दिए हो आप, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से एक मिनट रुकना बच्चे, देखिए, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनने वाले शब्द नया अर्थ प्रदान करते हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनने वाले शब्द एक नया अर्थ प्रदान करते हैं तो उनको याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रोना धोना, चलना फिरना, उठना बैठना, याद रखिएगा। ठीक, इसके कितने भेद हैं, तो 10। कितने भेद हैं, तो 10। अब ये 10 कौन से हैं, देखिए यहाँ लिखा गया है कि संयुक्त क्रिया कितने भेद हैं, तो 10 भेद हैं। 10 कौन कौन से हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या हो गया, संयुक्त क्रिया कितने भेद हैं, 10 क्रिया हैं, क्रिया 10 भेद हैं, यानी संयुक्त क्रिया के निम्न कितने भेद हैं, तो 10 भेद हैं। याद रखिएगा, पहला जो है क्या है, निश्चय बोधक क्रिया। निश्चय बोधक क्रिया किसे कहते हैं, ऐसी क्रिया जहां कार्य की निश्चितता या निश्चित रूप से होने का बोध हो, उसे निश्चय बोधक क्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी क्रिया जहां कार्य के निश्चितता का बोध हो उसे क्या कहेंगे, निश्चय बोधक क्रिया कहते हैं। यानी कोई भी काम होगा क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे लड़का दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा, यानी ये निश्चित है कि लड़का दौड़ते दौड़ते क्या हो गया, गिर पड़ा। दूसरा क्या है, राम पढ़ते पढ़ते, यहाँ पर लिखिएगा, राम पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, पढ़ते पढ़ते सो गया। तो यहाँ भी काम क्या हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। ठीक ना, चलिए दूसरा क्रिया क्या है, शक्ति बोधक क्रिया। शक्ति बोधक क्रिया ऐसे क्रिया जहां किसी धातु के बाद सकना शब्द लगा हो उसे शक्ति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं अब किताब लिख सकता हूं, तो यहाँ देखिए आपकी शक्ति का बोध हो रहा है। ठीक ना, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, तो देखिए मिल रहा है कि नहीं रहा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं और लगा के चले जाएंगे। कौन सी क्रिया है, शक्ति बोधक क्रिया। ठीक ना, यानी आपके शक्ति को यहाँ दर्शाया जाएगा और एग्जाम्पल जो मिलेंगे ऐसे मिलेंगे। समाप्ति बोधक क्रिया किसे कहते हैं, ऐसे क्रिया जहाँ कार्य समाप्त होने का बोध हो उसे समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं।
किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जहाँ कार्य समाप्त होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, यहाँ जोड़ लीजिएगा, क्या है यहाँ लिखा गया है? मैं खाना खा चुका हूँ यानी काम समाप्त हो गया खाने का। मैं किताब पढ़ चुका हूँ यानी किताब को पढ़ने का काम भी क्या हो गया? समाप्त हो गया है। इसलिए क्या कहते हैं? समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं। देखो जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, क्रिया के अंत में मिलते हैं तो आप याद रखिएगा वहां कौन सी क्रिया होगी? समाप्ति बोधक क्रिया होगी। ठीक है, चलिए नित्याबोधक क्रिया किसे कहते हैं? जो काम नित्य रोज होगा, किसे कहेंगे? नित्याबोधक क्रिया ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य के होने की नित्यता यानी रोज, ठीक ना, नित्यता यानी कि रोज होने का बोध हो उसे नित्याबोधक क्रिया कहते हैं। यानी कि जो भी काम होगा क्या होगा? रोज होगा। जैसे तुम वहां रोज जाया करो, तुम वहां रोज जाया करो यानी कि एक भी दिन आपको अब्सेंट नहीं करना है, आपको रोज क्या करना है? जाना है। दूसरा क्या है? आप रोज मंदिर जाया करो, जिससे क्या होगा? आपके मन की शांति होगी। ठीक है, चलिए अब क्या है, आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तत्काल बोधक क्रिया यानी ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य का होना तत्काल दिखाया जाए वहां पर तत्काल बोधक क्रिया होती है। जैसे राम ने, यहां लिखिएगा, राम ने सब सच कह डाला यानी कोई बात ऐसी है कि जो बहुत पहले से छिपाया गया है और कोई बात हो जाता है तो तुरंत जो क्या करना है? वो आप जो छिपाए हुए हैं उसी को प्रकट कर देना ही तत्काल बोधक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे रवि ने सब बता डाला यानी कोई बात होगा, रवि पहले से बहुत छिपाया है, अब कोई बात ऐसा हो गया कि तुरंत क्या कर दिया? बता दिया। ठीक ना, रवि ने सब बता डाला। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे तत्काल बोधक काम हो रहा है यानी तुरंत हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इच्छा बोधक क्रिया यानी यहाँ पे इच्छा को प्रकट किया जाएगा। जैसे मैं घड़ी खरीदना चाहता हूँ, एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए ऐसी क्रिया जहाँ किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा दिखाई जाए वहाँ इच्छा बोधक क्रिया होती है। ठीक ना, ऐसी क्रिया जहाँ किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा दिखाई जाए वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? इच्छा बोधक क्रिया होती है। जैसे मैं एक घड़ी खरीदना चाहता हूँ, जैसे मेरा क्या है? इच्छा है। मैं रोज स्कूल जाना चाहता हूँ, ये भी याद रखिए मेरी इच्छा है। ठीक ना, अब होता है आरंभ बोधक क्रिया। चलिए आरंभ बोधक क्रिया कैसे कहते हैं? देखिए ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य का आरंभ होना दिखाया जाए, लिखिएगा, ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य का आरंभ होना दिखाया जाए वहां पर आरंभ बोधक क्रिया होती है। ठीक ना, ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य का आरंभ होना दिखाई जाए वहां पर आरंभ बोधक क्रिया होती है। कैसे? देखिए जैसे जया अब स्कूल जाने लगी है यानी जया जो है पहले नहीं जाती थी, अब क्या हुई है? स्कूल जाने लगी यानी कि पहले बीमार थी अब स्वस्थ हो गई है और जाना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, दूसरा देखिए रवि अब किताब पढ़ने लगा है। जैसे रवि एक नाम का लड़का है जो बहुत शैतान है, पहले पढ़ता नहीं था, अब उसको डेयरी मिल्क का चॉकलेट जब मिला है तब से वो क्या किया है? रोज खाता है एक चॉकलेट और रोज पढ़ता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे अवकाश बोधक क्रिया। ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य को करने की छूट दी जाए वहां पर अवकाश बोधक क्रिया होती है। जैसे सुरेश को जाने दो, राम को पढ़ने दो। ठीक ना, सुरेश को जाने दो और राम को पढ़ने दो। अब यहाँ पे छूट दे दिया गया कि भैया सुरेश को जाने दो और राम को क्या करो? पढ़ने दो। ठीक ना, इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे तो आप क्या करिएगा? अवकाश बोधक क्रिया लगा दीजिएगा। चलिए परतंत्रा बोधक क्रिया। परतंत्रा बोधक क्रिया ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य को मजबूरी में करना पड़ता है तो वहां पे परतंत्रा बोधक क्रिया होती है।
ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य को मजबूरी में करना पड़ता है वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? परतंत्राबोधक क्रिया होती है। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मजबूरी है भैया। मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है, मजबूरी है। ठीक ना? पहचान याद रखिएगा कि बाद में क्या होगा? पढ़ना शब्द लगा होता है। ठीक ना? मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ठीक ना, और मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ क्या है? कोई भी काम ऐसा है ना कि मजबूरी में करना पड़ रहा है। ठीक ना? जैसे मन भी ना है तब भी क्या करना पड़ रहा है? करना पड़ रहा है। तो आप कौन सी क्रिया होगी? परतंत्राबोधक क्रिया होगी। ठीक है, अगला चलिए, एकार्थक बोधक क्रिया किसे कहते हैं? याद रखिएगा, ऐसे क्रिया जहाँ दो क्रिया मिलकर एक ही अर्थ को प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? एकार्थक बोधक क्रिया कहते हैं। ऐसे क्रिया जहाँ दो क्रिया मिलकर एक ही अर्थ प्रदान करती है या प्रदान करे उसे एकार्थक बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे जया बात बात पर रोने धोने लगती है, यानी क्या है? देखो यहाँ पे दोनों शब्द देखिए, जया बात बात पर रोने धोने लगती है। दादाजी अब चलने फिरने लगे हैं, बात तो एक ही है, चलने फिरने लगे हैं। तो यहाँ आप देखो कौन सी क्रिया होगी? एकार्थक बोधक क्रिया होगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से जो छोड़े थे हम लोग सहायक क्रिया, यहाँ पर क्या होगा? ये गलत है। जैसे अन्य क्रिया का हम कितने भेद पढ़े थे? 5। तो यहाँ पर क्या होगी? सहायक क्रिया और तीसरा नंबर सहायक क्रिया। ठीक है, जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसके भाव को स्पष्ट करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसके भाव को स्पष्ट प्रकट करती है, यानी स्पष्टता को दिखाती है, उसे क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया बोलते हैं। ठीक ना? तो एक बार डिफिनेशन देख लीजिएगा, जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका भाव स्पष्ट करती है उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लिखा वह जाता, अब इसका मतलब क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। इसी के साथ जो मैंने है लिख दिया वह जाता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? सहायक क्रिया। क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब चौथा चर्चा करेंगे, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? याद रखिएगा, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी संज्ञा या विशेषण से बनने वाली शब्द को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गाली से गलियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, ये सभी क्या हैं? नाम धातु क्रिया हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कालवाचक क्रिया। ठीक है, इसी के अंतर्गत क्या करते हैं जानते हैं? हम काल को पढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं बच्चे? काल को पढ़ते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो इस बात को याद रखिएगा। इस तरह जो है क्रिया टॉपिक जो है आज पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको जहाँ भी ना समझ में आया हो तो आप कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया है। बाकी इसका अगर PDF पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे जुड़ जाइए और सारा PDF जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं जैसे कि मैं शुरू में ही लिख के आपको बता दिया था, और देखिए किस तरह से ये PDF बनाया गया है। आप ध्यान से देखिए, इतना सुंदर PDF जो है कहीं ना मिलेगा। अगर कोई त्रुटि हो तो आप इसमें बता दें कि कहाँ त्रुटि है, कमेंट कर दें। ठीक ना, उसको फिर अपडेट करके आपको PDF दे दिया जाएगा। हाँ, एक बात और बता दूं कि पुलिस का जो एग्ज़ाम डेट है वो बहुत आपके करीब है, कभी भी घोषित हो सकता है, और इस बात को ज़रूर याद रखें। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।